हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। आपका पढ़ो बढ़ो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपको पर्यावरण के बारे में बताऊंगी। ये एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको सीटेट एग्ज़ाम में आपको प्रफुल्ल ये पूरा सपोर्ट करेगा। कौन क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कैसे आता है, उस बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण जो हमारे आसपास दिखने वाली वस्तुएं हैं उन्हें हम पर्यावरण कहते हैं। आसपास दिखने वाली वस्तुएं तो क्या, जैसे कि आसपास दिखते हैं, हमें बहुत सारी वस्तुएं दिखती हैं, जैसे मेज़ दिखता है, कुर्सी दिख जाती है, कूड़े कचरे दिख जाते हैं और पेड़ पौधे दिख जाते हैं। तो क्या ये सब हमारे पर्यावरण का एक भाग है, ना कि ये पर्यावरण है। पर्यावरण क्या होता है? जो प्रकृति के रूप से हमें हम वातावरण में रह रहे हैं, जैसे कि आपको इसमें दिखा आसपास दिखने वाली वस्तुएं हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जल, नदी, पर्वत, ये सब क्या है? पर्यावरण के पार्ट है। तो ये जो हमारे पर्यावरण के अंग, जैसे मेज, कुर्सी और क्या कहते हैं कचड़े, ये सब आ रहे हैं, सड़क, रेल मार्ग, ये सब क्या, ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ये पर्यावरण के एक पार्ट हैं, ये प्रकृति द्वारा नहीं बनाए गए हैं। ये पर्यावरण घटक आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये लिखा है पर्यावरण घटक। पर्यावरण घटक दो घटक हैं इधर, मानव निर्मित और प्राकृतिक। मानव निर्मित में आपको दिखाया गया है मानव द्वारा क्या क्या निर्मित की गई वस्तुएं, जैसे इमारतें बनाना, पार्क बनाना, पुल बनाना, सड़क बनाना, स्मारक बनाना, उद्योग और कारखाने। मानव द्वारा निर्मित बनाई हुई इमारतें, जैसे पॉल्यूशन, हमारे पर्यावरण में इस समय बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन चल रहा है। हम पॉल्यूशन को कैसे रोकेंगे? पहले देखते हैं हम कि इमारतों के द्वारा कैसे क्या कहते हैं पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है। इमारतें जहाँ बनानी होती है, घर बनाना होता है, वहाँ पेड़ पौधों को काट करके वहाँ पे प्लॉटिंग की जा रही है इस टाइम। तो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा अभिशाप पर्यावरण का तो यही माना जाता है कि जनसंख्या बढ़ती। आज के ज़माने में इतनी जनसंख्या बढ़ने के रहने के लिए जगह ही नहीं हो पा रहा है। लोग रहने के लिए, इमारतें बनाने के लिए पेड़ पौधों को काट रहे हैं, तो पेड़ पौधों को काट के घर बना रहे हैं और पार्क बना रहे हैं। पार्क हालांकि एक पर्यावरण का बनाना एक अच्छा है, लेकिन क्या कहते हैं पेड़ पौधों को काट करके उसमें पेड़ पौधे ही लगाते हैं, ये एक पर्यावरण का अच्छा भाग है। पुल बनाना, एक पुल को भी बनाने में बहुत ज़मीन खाली करते हैं, उसको जहाँ काम लगता है वहाँ के भी पेड़ पौधों को काट करके वहाँ पुल बनाया जाता है। सड़क बनाते समय जो रास्ते में पेड़ पौधे आए काटे, जो भी आता है उसको प्रकृति से जो भी रिलेटेड चीज़ उसे नष्ट करके हम मानव जो भी बनाता है, सड़क बनाए, स्मारक बनाए, वो पर्यावरण को एक तरीके से दूषित कर रहा है। उद्योग कारखाने हम देखते हैं, तो उद्योग कारखाने में क्या है कि जैसे आजकल के बहुत सारे मटेरियल्स बनाए जा रहे हैं। मान लीजिए कि कोई भी काम हो रहा है आजकल, एक तरीके से देख लेते हैं कि जैसे खाद्य का, जहाँ खाद बन रही है, यूरिया डीएपी बन रहा है, उसका एक शोधशाला होता है, एक प्रयोगशाला होता है। तो वहाँ से भी जो चीज़ें निकलती हैं, मलबा जो निकला, उसमें स्मोक, धुएँ जो निकलते हैं, वो जाके हमारे प्रकृति में, पर्यावरण में जाके क्या करते हैं? दूषित करते हैं। कारखाने से निकली हुई दूषित चीज़ें, जैसे पानी हो गया, वो जा कर के कहीं ना कहीं उसका सप्लाई हमारे बाहर जा रहा है, नदी में जा रहा है, नाले में जा रहा है, उससे दूषित चीज़ें जा रही हैं हमारे प्रकृति में, हमारे प्रकृति को क्या कर रही हैं? दूषित कर रही हैं। पर्यावरण मानव, जो हम इधर पर्यावरण क्या है, मानव के द्वारा ही सबसे ज़्यादा दूषित किया जा रहा है आजकल के ज़माने में। आजकल, पहले का ज़माना क्या होता था कि हर चीज़, शादी विवाह हो गया, कुछ भी हो गया तो शांति से उस चीज़ को क्या करते थे कि वो चीज़ हो जाता। अब क्या है, जो उतने पॉल्यूशन है, उतना ध्वनि प्रदूषण है, उतने ज़्यादा धुआं, पटाखे छोड़ना, धुआं प्रदूषण जो आज जिसमें आ जाता है वो हो गया। और क्या कहते हैं, ध्वनि तो सबसे ज़्यादा, ध्वनि की वजह से आजकल कितनी बीमारियां हो रही हैं, हार्ट पेशेंट हो रहे हैं, कैंसर की बीमारी, ध्वनि प्रदूषण। जहाँ हम लोग भी देखते हैं, जहाँ ट्रैफिक हो रहा है, ट्रैफिक में अगर हम 2 मिनट भी खड़े हो जाते हैं, वहाँ हमारा सर दुखने लगता है। कभी सोचा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ध्वनि प्रदूषण के कारण हो रहा है। अब हम इन सबको रोकने के लिए, रोक तो सकते नहीं, चूँकि ये क्या कहते हैं हमारे आने जाने के साधन है, हमारे रहने के, हमारे आसपास में ये सब नहीं रहेंगे तो हम जीवित भी नहीं रह सकते।
कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। जब से विज्ञान हमें जितना प्रगति की ओर ले जा रहा है, वहीं ना कहीं वो हमें अभिशाप भी दे रहा है। हमारा धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, शोषण भी कर रहा है। कैसे कि जैसे हम आजकल मानो फ़ोन सबसे ज़्यादा एक्टिव हो गया है, हर मामले में फ़ोन चाहिए, तो वो उसमें से रेडिएशन जो निकलता है एक तरीके से वो भी हमारे हार्ट बीट को इफ़ेक्ट करता है वो। और आज के हर घरों में कम से कम 11, 12, 10, 9 जिससे बड़ा परिवार है, तो वैसे क्या कहते हैं कि मोबाइल है, तो क्या कहते हैं कि इससे भी इफ़ेक्ट कर रहा है हमारा पर्यावरण, जिससे कि क्या कहते हैं हमारा शरीर को इफ़ेक्ट कर रहा है ये। आइए हम इधर फिर देखते हैं प्राकृतिक का। तो ये प्रकृति के द्वारा जो निर्मित चीज़ें हैं, जलमंडल है, वायुमंडल है, स्थल मंडल है, सजीव मंडल है। जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और सजीव, ये प्रकृति पर्यावरण है, ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, इसमें मानव का कोई रोल नहीं है। और एक चीज़ और कि प्रकृति के द्वारा जो भी चीज़ बनाई गई है उसे हम नष्ट नहीं कर सकते जब तक कि प्रकृति उस पर कोई इफ़ेक्ट ना करे। जैसे कि अगर प्रकृति को दूषित करने के लिए क्या, जैसे कि भूकंप आ गया, वो हमारे मानव से कोई रिलेटेड नहीं है, वो क्या प्राकृतिक देन है। क्या कहते हैं ज्वार भाटा का आना और ज्वालामुखी का फूटना, उससे जो उद्गार निकलते हैं, मलबा निकलता है, वो भी क्या करता है, जिस क्षेत्र में ज्वालामुखी फूटी हुई होती है उस क्षेत्र में दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता, कोई फसलें नहीं होंगी, और वहाँ पे लोग भी क्या कहते हैं बीमार के भी ज़्यादा शिकार होते हैं। तो ये हो गया स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। अब आइए देखते हैं एक पर्यावरण के घटक में क्या है, मानव भी एक पार्ट है। हम पर्यावरण में कैसे कैसे विकसित हो रहे हैं उस चीज़ को देख रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति है, मानव है, वो उसका क्या है, एक परिवार है। पर्यावरण में क्या हुआ, परिवार हुआ, फिर उसका धीरे धीरे समुदाय बना, फिर उसके बाद समुदाय में क्या हो गए, धीरे धीरे धर्म के लोग आए, अपना अपना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म आई। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब धर्म हो गया, समुदाय बन गए, धर्म भी हो गया। अब क्या कि लोग को सोचना हुआ कि अब हमें कुछ करना चाहिए, तो वो शिक्षा की ओर अग्रसर हुए। वो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जब वो शिक्षित हुए तो वो क्या किए कि अपने अपने धर्म, जैसे कि मुस्लिम लोग हैं अपने शिक्षा वर्ग को बढ़ाना चाहे, हिंदू अपना, हर धर्म अपने शिक्षा को बढ़ाने के लिए अग्रसर हुआ। शिक्षा प्राप्त होने के बाद उन्होंने क्या किया, जब वो लोग ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो लोग सोचे कि कुछ हमें आर्थिक व्यवस्था भी करनी चाहिए। आर्थिक व्यवस्था मतलब हमें उद्योग धंधे करने चाहिए कि हमें क्या कैसे करना है कि हमारा आवागमन या हमारी ज़रूरत की चीज़ें पूर्ण हो सके। तो जब शिक्षित हो गए लोग तो क्या किए, किसानी करना अच्छे से सीखे कि कैसे किसानी की जाती है, कैसे खेत में फसल उगाए जाते हैं और कैसे खाद डाली जाती है, क्या क्या विधियाँ होती हैं फसल तैयार करने की, पर्यावरण को शुद्ध रखने की। उस चीज़ को हम क्या करते हैं, शिक्षा जब प्राप्त हुई तो वो आर्थिक, फिर उनको कहाँ, जैसे कि जो चीज़ उत्पादन की उसको कहाँ ले जाना है, किस राज्य में, उसको पहली बात तो अपने राज्य में उसको सर्वाइव किए, उससे जो ज़्यादा बढ़ा वो जाके दूसरे राज्य में। राजनीतिक स्थिति अब क्या हुई, जब आर्थिक हुई, राजनीतिक स्थिति में क्या हुआ कि जब हम परिपूर्ण हो गए, शिक्षा से लेकर आर्थिक व्यवस्था हमारी सारी संपन्न हो गई, तो हम क्या किए, अपने राज्य से दूसरे राज्य की कंपेयर करने लगे कि उत्तर प्रदेश इतना आगे इस चीज़ में इतना है, केरल कितना बड़ा, मतलब हमसे ज़्यादा शिक्षित है। शिक्षा के मामले में देख लो, चाहे उद्योग के मामले में देख लो, कि अगर वो शिक्षा में कम है तो उत्तर प्रदेश, यूपी अपना क्या करेगा, शिक्षा की ओर अग्रसर करेगा कि क्या कहते हैं कि हम शिक्षा को और ज़्यादा अपने तरीके से बढ़ाएं, अपने शिक्षा स्तर को बढ़ाएं। और क्या है, राजनीतिक स्थिति में कि आर्थिक उद्योग, मतलब अगर किसी देश में, किसी राज्य में गेहूं ज़्यादा हो रहा है, चावल ज़्यादा हो रहा है, कुछ भी सोयाबीन ज़्यादा हो रही है, कोई भी उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, तो ये कोशिश रहती है कि हमारे यहाँ भी ज़्यादा हो। तो क्या करते हैं, जब आर्थिक संपन्नता हुई तो हम दूसरे राज्य की ओर क्या कहते हैं कि अब उसका कंपेयर करके उसमें परिपूर्णता करने लगे। जो हमें ज़रूरत है वो हमें प्रदान किए और जो उनको ज़रूरत है हम उन्हें प्रदान किए। इस तरीके से हमारा क्या कहते हैं आवागमन चलने लगा और व्यापार बढ़ने लगे धीरे धीरे। इससे हम दूसरे राज्य के लिए और वो राज्य हमारे लिए उपयोगी हुआ। इससे क्या होता है, हमारे आपसी संबंध बढ़ते हैं और क्या कहते हैं, हमें दूसरे देश के बारे में जानने की जिज्ञासा भी होती है और इच्छा भी होती है। अब आपके सीटेट क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि जैसे कि
मैं आपको क्वेश्चन बता रही कि जैसे कोई एक छात्र आता है, वो कहता है कि मैं उस देश से आया हूँ जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है और वहाँ की दीवारें मिट्टी की बनी होती हैं और चौड़ी दीवारें होती हैं। उसकी छत पर जो झाड़ियाँ रखी जाती हैं। बताइए वो किस राज्य से आया है। आपको ऐसे क्वेश्चन पुटअप करेगा और ऑप्शन देगा आपको कि कहाँ से आया है। असम से आया है, राजस्थान से आया है, ऐसे 2-3 ऑप्शन करके आपको 4 ऑप्शन देगा। तो आपको जब पता रहेगा कि राजस्थान का इन्वायरमेंट क्या है, तब आप बता पाओगे कि वहाँ वर्षा नहीं होती और क्या कहते हैं, वहाँ फसलें भी ज़्यादा होती ही नहीं है। वहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु किस तरीके से रहते हैं, जब हमें पता होगा तभी तो हम बता पाएंगे वो आदमी कहाँ से आया है। तो हमें जब पता होगा तो वो कहाँ से आया है, राजस्थान से आया है। ऐसे खाने में पूछ लेगा कि कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैसे कश्मीर के लोगों को सरसों के तेल की मछली जो होती है वो तली हुई काफ़ी पसंद है। तो उसमें क्वेश्चन आपको पुटअप करेगा कि बच्चा पूछेगा कि कहेगा मैं उस राज्य से आया हूँ, उस क्षेत्र से आया हूँ जहाँ पे हमारे यहाँ सरसों के तेल में तली हुई मछलियाँ सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सरसों के तेल की जो मछली होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ खाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है। तो हम जम्मू कश्मीर, असम, राजस्थान ऐसे ऑप्शन दे देगा तो हमें पता होगा जम्मू कश्मीर है। हाँ, उसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देगा, जैसे कि जो सरसों का तेल हो गया तो वो क्या कहते हैं, कश्मीर, उसमें तली हुई मछलियाँ कश्मीर के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं। और जैसे कि नारियल का तेल हो गया, केरला में सबसे ज़्यादा नारियल होता है तो वहाँ पे भी लोग मछलियाँ खाते हैं। तो उसमें पूछ लेगा, थोड़ा सा मेलवन मिस्टेक कर देगा कि कौन सा राज्य है जिसमें नारियल के तेल में तली हुई मछलियाँ आदमी खाने के लिए सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो केरला बताएंगे हम। तो उसमें थोड़ा मिस्टेक करके ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और आपको ऐसे हर राज्य के बारे में, कहाँ क्या उद्योग हो रहा है, आर्थिक स्थिति क्या है, उनके संबंध क्या है हमारे देश से, ये लेके हम लोग जब अपने पूरे जितने राज्य हैं यूपी के लगे हुए हैं उस सबके बारे में जानेंगे तो हम अपने पर्यावरण के बारे में भी जानेंगे और धीरे धीरे हमारा आर्थिक स्थिति क्या है, व्यवहारिक स्थिति क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और पर्यावरण जो है उससे जो दूषित हो रहा है उससे हम बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि आजकल के समय में भागदौड़ की ज़िंदगी में ना हम शुद्ध पोषण ले पा रहे हैं, ना शुद्ध खा पा रहे हैं। तो उसमें क्या करेंगे कि सुबह आदमी, हमारे ख्याल से तो कोई फुलफिल खाना नहीं खा पाता, कोई कुछ खा के चला आता है, लेकिन सुबह सबसे ज़्यादा संतुलित आहार जरूरी है। दाल चावल सब्जी रोटी सभी खा के आना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में कोई इतना ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो क्या करना चाहिए, अभी जो सब्जियां मार्केट में आ रही हैं, आपको जो शहर में उपलब्ध हो रही हैं, तो आपको लग रहा है कि शुद्ध चीज़ें खा रहे हैं, वो चीज़ शुद्ध नहीं है। जो क्या कहते हैं खुद से खेत में तैयार की जा रही है वो चीज़ शुद्ध है। जैसे लौकी है, अब जैसे आम है, आम का सीज़न नहीं है लेकिन अभी भी आम आ रहा है। कोई भी फसलें हमें, अभी कोई भी फल हो, कोई भी सब्जी हो, हर टाइम में हमें अवेलेबल हो पा रहा है। क्यों हो पा रहा है? मेडिसिन की वजह से। क्योंकि जैसे लौकी है, छोटी है, अब हमें बेचना है, उसको कल मुझे भेजना है, तो क्या करेंगे, उसमें दवा का छिड़काव कर देंगे। सिरिंज भी बहुत तरीके से आने, रात तक में बड़ा हो जाएगा, उसको सुबह जाके सप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, वही हम लेके खाएंगे और क्या होगा, हमारा बॉडी इफ़ेक्ट करेगा, कई तरीके के रोग उत्पन्न करेंगे। क्या हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी ये डिपेंड होना चाहिए कि हमें स्वतः ही अपने लिए, अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के लिए क्या करना चाहिए, अपने घर में ही हमें कुछ ना कुछ तैयार करना चाहिए, सिर्फ अपने खाने के लिए। जैसे लौकी हो गई, सब गोभी हो गई, कुछ भी हो गया, हर मौसमी फल हम अपने से मिट्टी में डाल के तैयार करके खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम घर में नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हम ले सकते हैं। हर चीज़ में मिलावट है, आज तक हम जो भी खा रहे हैं वो चीज़ शुद्ध चीज़ें खा नहीं रहे हैं। जो चीज़ खा रहे हैं, पहन रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें मिलावटें हो रही हैं। दूध को ले लीजिए, दूध भी शुद्ध भी नहीं है, पैकेट में जो बिक रहा है। घी ले लीजिए, वो भी शुद्ध नहीं बिक रहा है, उसमें भी मिलावटें कुछ ना कुछ हैं। तो क्या करना चाहिए कि हमें पशुपालन की ओर भी अग्रसर होना चाहिए।
और क्या कहते हैं, हमें अपना एक छोटा सा बगीचा भी तैयार करना चाहिए जिससे हमारा एनवायरनमेंट शुद्ध हो और हमें शुद्ध चीज़ें मिल सकें। और क्या है, जैसे कि फल है तो छोटे छोटे फल भी हम तैयार कर सकते हैं। आम का फल हो गया, जामुन हो गए, और क्या कहते हैं नींबू हो गया, जो हम बाहर से लाते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, घर में भी तैयार कर सकते हैं। और एक तरीके से देख सकते हैं कि पेड़ पौधे जो हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी हैं। तो सबसे ज़्यादा हम अपने घर के चारों तरफ लगा सकें तो तुलसी का पेड़ लगाएं। तुलसी इसमें 24 आवर ऑक्सीजन देता है। ये 24 आवर ऑक्सीजन देगा। ये तुलसी का पौधा ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के अगल बगल लगाएं। नीम का जो पेड़ होता है, इसका हर पार्ट हमारे औषधि के काम आता है। तो तुलसी का पौधा हुआ तो हमें थोड़ी भी खांसी हुई तो हम सिरप ले लेते हैं। सिरप भी आप भी क्या आता है आजकल, क्या प्योर तो हर चीज़ में मिलावट है। सिरप में भी कुछ ना कुछ केमिकल्स मिले होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। और ये भी देख लीजिए कि अगर कोई आदमी दवा भी खा रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, दवा खा रहा है तो उसकी बॉडी फूली हुई दिखती है। वो उसका खाना वो नहीं दिखता, जितना वो मेडिसिन से फूल जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट कर रहा है। आज के बच्चों को भी, छोटे बच्चे हैं वो भी जो घर में बन रहा है वही खा रहे हैं। किस तरीके से? क्योंकि वो 90% वो खाद ही खा रहे हैं। क्योंकि हमारा फसल जो तैयार किया जा रहा है वो खाद के द्वारा ही तैयार किया जा रहा है। तो कोशिश करें कि हम उससे भी बचें, कि अपने खेतों में शुद्ध खाद डालें। और क्या कहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की चीज़ों को कम यूज करके खुद के वातावरण को शुद्ध रखें और खुद से अपने जो भी ज़रूरत की चीज़ें हो पूरा कर सकें। जैसे नीम का पेड़ है, ये आपको भी औषधि का काम करेगा। हर पार्ट, इसके पत्ती हो गई, इसको भी उबाल के हम नहा सकते हैं, पत्ती छान के। इससे क्या होगा, हमारी स्किन डिजीजेस क्या होती हैं, नहीं होती। यहाँ पे खुजलियाँ भी आजकल होता है तो लोग क्या करते हैं, दवा ला लेते हैं। जिससे हम अपने घर में ये 10 रुपये का पेड़ आएगा, 20-25 रुपये का पेड़ नहीं लगा सकते और 20,000 की दवाई कराने के लिए तैयार रहते हैं। ये क्या है, इससे बचना है। ये क्या एक तरीके से हमारा आर्थिक शोषण कर रहा है। वैज्ञानिक तौर से ये आर्थिक शोषण भी हो रहा है हमारा। जो चीज़ें पहले, ये चीज़ें नहीं थी, लोग स्वस्थ भी रहते थे। अब क्या है कि अब चीज़ें जितनी डेवलप होती जा रही हैं उतने ही लोग परेशान होते जा रहे हैं। आज के ज़माने में जितना विज्ञान हमें हर चीज़ आराम से दे रहा है, बैठे घर बिठाए सब कुछ आ रहा है, उतना ही आदमी कमज़ोर होता जा रहा है। तो हम अपने मनी प्लांट का पेड़ है, ये भी ऑक्सीजन देता है। तो हमारे कहने का पूरा तात्पर्य ये हुआ कि हम अपने जहाँ जितने क्षेत्र में रहते हैं, जितने वातावरण में रह रहे हैं, कम से कम उसे शुद्ध रखें और दूसरे को भी अग्रसर करें उस तरीके से, कि ताकि वो भी जहाँ रहें अपने पूरे इन्वायरमेंट को शुद्ध रखें। और क्या कहते हैं, कम चीज़ों को बाहर से लाने की और खुद से पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए। थैंक यू।